गबन अध्याय 2 अंश 5। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कस्तूरी कहानियां में। कहानियां जो छू जाएं दिल को। आप सुन रहे हैं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के कालजयी उपन्यास गबन की श्रव्य प्रस्तुति। पिछले अंश में आपने सुना रमानाथ की परेशानियां अब पहले से कहीं अधिक बढ़ चुकी हैं। पत्नी जालपा की इच्छाओं को पूरा करने की चाह, समाज में प्रतिष्ठा बनाए रखने की चिंता और सीमित आय का दबाव उसके मन को लगातार विचलित कर रहा है। उसे लगने लगा है कि केवल मेहनत और ईमानदारी से वह अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाएगा। यही सोच अब उसे ऐसे रास्ते की ओर ले जा रही है जहां हर कदम सोच समझकर रखना आवश्यक है। लेकिन कभी कभी जीवन में लिया गया एक छोटा सा निर्णय भी आने वाले समय की सबसे बड़ी भूल बन जाता है। तो पर आइए आज 5 सुनते वर्ष हैं हुए, गबन अध्याय 2 जवान अंश बेटे 5। का देहांत हो गया। तब विवाह करना आवश्यक हो गया। मेरे माँ बाप न थे। मामा जी ने मेरा पालन किया था। कह नहीं सकती इनसे कुछ ले लिया या इनकी सज्जनता पर मुग्ध हो गए। मैं तो समझती हूँ ईश्वर की यही इच्छा थी। लेकिन मैं जब से आई हूँ मोटी होती चली जाती हूँ। डॉक्टरों का कहना है कि तुम्हें संतान नहीं हो सकती। बहन, मुझे तो संतान की लालसा नहीं है, लेकिन मेरे पति मेरी दशा देखकर बहुत दुखी रहते हैं। मैं ही इनके सब रोगों की जड़ हूं। आज ईश्वर मुझे एक संतान दे दे तो इनके सारे रोग भाग जाएंगे। कितना चाहती हूं कि दुबली हो जाऊं। गर्म पानी से टप स्नान करती हूं, रोज पैदल घूमने जाती हूं, घी दूध कम खाती हूं, भोजन आधा कर दिया है। जितना परिश्रम करते बनता है करती हूं, फिर भी दिन दिन मोटी ही होती जाती हूं। कुछ समझ में नहीं आता, क्या करूं? जालपा वकील साहब तुमसे चिढ़ते होंगे। रतन: नहीं बहन, बिल्कुल नहीं। भूल कर भी कभी मुझसे इसकी चर्चा नहीं की। उनके मुंह से कभी एक शब्द भी ऐसा नहीं निकला जिससे उनकी मनोव्यथा प्रकट होती। पर मैं जानती हूं यह चिंता उन्हें मारे डालती है। अपना कोई बस नहीं है, क्या करूं? मैं जितना चाहूं खर्च करूं, जैसे चाहूं रहूं, कभी नहीं बोलते। जो कुछ पाते हैं लाकर मेरे हाथ पर रख देते हैं। समझाती हूं, अब तुम्हें वकालत करने की क्या जरूरत है? आराम क्यों नहीं करते? पर इनसे घर पर बैठे रहा नहीं जाता। केवल 2 चपातियों से नाता है। बहुत जिद की तो 2-4 दाने अंगूर खा लिए। मुझे तो उन पर दया आती है। अपने से जहां तक हो सकता है उनकी सेवा करती हूं। आखिर वह मेरे ही लिए तो अपनी जान खपा रहे हैं। जालपा, ऐसे पुरुष को देवता समझना चाहिए। यहां तो एक स्त्री मरी नहीं कि दूसरा ब्याह रच गया। 30 साल अकेले रहना सबका काम नहीं है। रतन: हाँ बहन, हैं तो देवता ही। अब भी कभी उस स्त्री की चर्चा आ जाती है तो रोने लगते हैं। तुम्हें उनकी तस्वीर दिखाऊंगी। देखने में जितने कठोर मालूम होते हैं, भीतर से इनका हृदय उतना ही नरम है। कितने ही अनाथों, विधवाओं और गरीबों के महीने बांधा रखे हैं। तुम्हारा वह कंगन तो बड़ा सुंदर है। जालपा: हाँ, बड़े अच्छे कारीगर का बनाया हुआ है। रतन: मैं तो यहां किसी को जानती ही नहीं। वकील साहब को गहनों के लिए कष्ट देने की इच्छा नहीं होती। मामूली सुनारों से बनवाते डर लगता है, न जाने क्या मिला दें। मेरी सपत्नी जी के सब गहने रखे हुए हैं, लेकिन वह मुझे अच्छे नहीं लगते। तुम बाबू रमानाथ से मेरे लिए ऐसा ही एक जोड़ा कंगन बनवा दो। जालपा: देखिए, पूछती हूं। रतन: आज तुम्हारे आने से जी बहुत खुश हुआ। दिन भर अकेली पड़ी रहती हूं। जी घबराया करता है। किसके पास जाऊं? किसी से परिचय नहीं, और न मेरा मन ही चाहता है कि उनसे मौई करूं। 2-1 महिलाओं को बुलाया, उनके घर गई, चाहा कि उनसे बहनापा जोड़ लूं, लेकिन उनके आचार विचार देखकर उनसे दूर रहना ही अच्छा मालूम हुआ। दोनों ही मुझे उल्लू बनाकर झटना चाहती थीं। मुझसे रुपए उधार ले गईं और आज तक दे रही हैं। रंगार की चीजों पर मैंने उनका इतना प्रेम देखा कि कहते लज्जा आती है। तुम घड़ी आधा घड़ी के लिए रोज चली आया करो बहन। जालपा: वाह, इससे अच्छा और क्या होगा। रतन, मैं मोटर भेज दिया करूंगी। जालपा: क्या जरूरत है, तांगे तो मिलते ही हैं। रतन: अनजाने क्यों तुम्हें छोड़ने को जी नहीं चाहता। तुम्हें पाकर रमानाथ जी अपना भाग्य सराहते होंगे। जालपा ने मुस्कुराकर कहा, भाग्य वाग्य तो कहीं नहीं सराहते, घुड़कियां जमाया करते हैं। रतन: सच, मुझे तो विश्वास नहीं आता। लो, वह भी तो आ गए। पूछना, ऐसा दूसरा कंगन बनवा देंगे। जालपा रमा से: क्यों, चरणदास से कहा जाए तो ऐसा कंगन कितने दिन में बना देगा। रतन ऐसा ही कंगन बनवाना चाहती हैं। रमा ने तत्परता से कहा, हाँ,
बना क्यों नहीं सकता, इससे बहुत अच्छे बना सकता है। रत्न, इस जोड़े के क्या लिए थे? जालपा 800 के थे। रतन, कोई हर्ज नहीं, मगर बिल्कुल ऐसा ही हो, इसी नमूने का। रमा, हाँ हाँ, बनवा दूंगा। रतन, मगर भाई, अभी मेरे पास रुपए नहीं हैं। रुपए के मामले में पुरुष महिलाओं के सामने कुछ नहीं कह सकता। क्या वह कह सकता है, इस वक्त मेरे पास रुपए नहीं हैं? वह मर जाएगा, पर यह उज्र न करेगा। वह कर्ज लेगा, दूसरों की खुशामद करेगा, पर स्त्री के सामने अपनी मजबूरी न दिखाएगा। रुपये की चर्चा को ही वह तुच्छ समझता है। जालपा पति की आर्थिक दशा अच्छी तरह जानती थी, पर यदि रमा ने इस समय कोई बहाना कर दिया होता तो उसे बहुत बुरा मालूम होता। वह मन में डर रही थी कि कहीं यह महाशय यह न कह बैठें, सर्राफ से पूछकर कहूंगा। उसका दिल धड़क रहा था जब रमा ने वीरता के साथ कहा, हाँ हाँ हाँ, रुपये की कोई बात नहीं, जब चाहे दे दीजिएगा, तो वह खुश हो गई। रतन, तो कब तक आशा करूं? रमानाथ, मैं आज ही सर्राफ से कह दूंगा, तब भी 15 दिन तो लग ही जाएंगे। जालपा, अब की रविवार को मेरे ही घर चाय पीजिएगा। रतन ने निमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया और दोनों आदमी विदा हुए। घर पहुंचे तो शाम हो गई थी। रमेश बाबू बैठे हुए थे। जालपा तो तांगे से उतरकर अंदर चली गई। रमा रमेश बाबू के पास जाकर बोला, क्या आपको आए देर हुई? रमेश, नहीं, अभी तो चला आ रहा हूं। क्या वकील साहब के यहां गए थे? रमा, जी हां, 3 रुपये की चपत पड़ गई। रमेश, कोई हर्ज नहीं, ये रुपये वसूल हो जाएंगे। बड़े आदमियों से राह रस्म हो जाए तो बुरा नहीं है, बड़े बड़े काम निकलते हैं। एक दिन उन लोगों को भी तो बुलाओ। रमेश, रमा, तो अब मैं की भी आ इतवार जाऊं। को चाय की दावत दे आया हूं। जानते हो ना, वकील साहब के एक भाई इंजीनियर हैं। मेरे एक साले बहुत दिनों से बेकार बैठे हैं। अगर वकील साहब उसकी सिफारिश कर दें तो गरीब को जगह मिल जाए। तुम जरा मेरा इंट्रोडक्शन करा देना, बाकी और सब मैं कर लूंगा। पार्टी का इंतजाम ईश्वर ने चाहा तो ऐसा होगा कि मेम साहब खरुश हो जाएंगी। चाय के सेट, शीशे के रंगीन गुलदान और फानूस मैं ला दूंगा। कुर्सियां, मेजें, फर्श सब मेरे ऊपर छोड़ दो। न कुली की जरूरत न मजूर की, उन्हीं मूसलचंद को रगे दूंगा। रमानाथ, तब तो बड़ा मजा रहेगा। मैं तो बड़ी चिंता में पड़ा हुआ था। रमेश, चिंता की कोई बात नहीं, उसी लौंडे को जोत दूंगा। कहूंगा, जगह चाहते हो तो कारगुजारी दिखाओ, फिर देखना कैसी दौड़ धूप करता है। रमानाथ, अभी 2-3 महीने हुए आप अपने साले को कहीं नौकर रखा चुके हैं ना? रमेश, अजी अभी 6 और बाकी हैं, पूरे 7 जीव हैं। जरा बैठ जाओ, जरूरी चीजों की सूची बना ली जाए। आज ही से दौड़ धूप होगी, तब सब चीजें जुटा सकूंगा। और कितने मेहमान होंगे? रमानाथ, मेम साहब होंगी और शायद वकील साहब भी आए। रमेश, यह बहुत अच्छा किया। बहुत से आदमी हो जाते तो भब्बड़ हो जाता। हमें तो मेम साहब से काम है, ठलुओं की खुशामद करने से क्या फायदा। दोनों आदमियों ने सूची तैयार की। रमेश बाबू ने दूसरे ही दिन से सामान जमा करना शुरू किया। उनकी पहुंच अच्छे अच्छे घरों में थी। सजावट की अच्छी अच्छी चीजें बटोर लाए। सारा घर जगमगा उठा। दयानाथ भी इन तैयारियों में शरीक थे। चीजों को करीने से सजाना उनका काम था। कौन गमला कहाँ रखा जाए, कौन तस्वीर कहाँ लटकाई जाए, कौन सा गलीचा कहाँ बिछाया जाए, इन प्रश्नों पर तीनों मनुष्यों में घंटों वाद विवाद होता था। दफ्तर जाने के पहले और दफ्तर से आने के बाद तीनों इन्हीं कामों में जुट जाते थे। एक दिन इस बात पर बहस छिड़ गई कि कमरे में आईना कहाँ रखा जाए। दयानाथ कहते थे, इस कमरे में आईने की जरूरत नहीं, आईना पीछे वाले कमरे में रखना चाहिए। रमेश इसका विरोध कर रहे थे। रमा दुविधों में चुपचाप खड़ा था। न इनकी सी कह सकता था, न उनकी सी। दयानाथ, मैंने सैकड़ों अंग्रेजों के ड्राइंग देखे हैं, कहीं आईना नहीं देखा। आईना रंगार के कमरे में रहना चाहिए, यहां आईना रखना बेतुकी सी बात है। रमेश, मुझे सैकड़ों अंग्रेजों के कमरों को देखने का अवसर तो नहीं मिला है, लेकिन 2-4 जरूर देखे हैं और उनमें आईना लगा हुआ देखा। फिर क्या यह जरूरी बात है कि इन जरा जरा सी बातों में भी हम अंग्रेजों की नकल करें? हम अंग्रेज नहीं, हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी रईसों के कमरे में बड़े बड़े आदमकद आईने रखे जाते हैं। यह तो आपने हमारे बिगड़े हुए बाबुओं की सी बात कही, जो पहनावे में, कमरे की सजावट में, बोली में, चाय और शराब में, चीनी की प्यालियों में,
गरज दिखावे की सभी बातों में तो अंग्रेजों का मुंह चिढ़ाते हैं, लेकिन जिन बातों ने अंग्रेजों को अंग्रेज बना दिया है और जिनकी बदौलत वे दुनिया पर राज करते हैं, उनकी हवा तक नहीं छू जाती। क्या आपको भी बुढ़ापे में अंग्रेज बनने का शौक चर्राया है? दयानाथ अंग्रेजों की नकल को बहुत बुरा समझते थे। यह चाय पार्टी भी उन्हें बुरी मालूम हो रही थी। अगर कुछ संतोष था तो यही कि दो चार बड़े आदमियों से परिचय हो जाएगा। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कोट नहीं पहना था। चाय पीते थे, मगर चीनी के सेट की कैद न थी। कटोरा कटोरी, गिलास, लोटा, तसला किसी से भी उन्हें आपत्ति न थी। लेकिन इस वक्त उन्हें अपना पक्ष निभाने की पड़ी थी। बोले, हिंदुस्तानी रईसों के कमरे में मेजें कुर्सियां नहीं होती, फर्श होता है। आपने कुर्सी मेज लगाकर इसे अंग्रेजी ढंग पर तो बना दिया। अब आईने के लिए हिंदुस्तानियों की मिसाल दे रहे हैं। या तो हिंदुस्तानी रखिए या अंग्रेजी। ये क्या कि आधा तीतर, आधा बटेरब कोट पतलून पर चौगोशिया टोपी तो नहीं अच्छी मालूम होती। रमेश बाबू ने समझा था कि दयानाथ की जबान बंद हो जाएगी, लेकिन यह जवाब सुना तो चकराए। मैदान हाथ से जाता हुआ दिखाई दिया। बोले, तो आपने किसी अंग्रेज के कमरे में आईना नहीं देखा? भला ऐसे 10-5 अंग्रेजों के नाम तो बताइए। एक आपका वही किरंटा हेड क्लर्क है। उसके सिवा और किसी अंग्रेज के कमरे में तो शायद आपने कदम भी न रखा हो। उसी किरंटे को आपने अंग्रेजी रुचि का आदर्श समझ लिया है खूब। मानता हूं दयानाथ, यह तो आपकी जबान है। उसे किरंटा, चमरेशियन, पिलपिली जो चाहे कहें, लेकिन रंग को छोड़कर वह किसी बात में अंग्रेजों से कम नहीं। और उसके पहले तो यूरोपियन था। रमेश इसका कोई जवाब सोच ही रहे थे कि एक मोटर कार द्वार पर आकर रुकी और रत्नबाई उतरकर बरामदे में आई। तीनों आदमी चटपट बाहर निकल आए। रमा को इस वक्त रतन का आना बुरा मालूम हुआ। डर रहा था कि कहीं कमरे में भी न चली आए, नहीं तो सारी कलई खुल जाए। आगे बढ़कर हाथ मिलाता हुआ बोला, आइए, ये मेरे पिता हैं और ये मेरे दोस्त रमेश बाबू हैं। लेकिन उन दोनों सज्जनों ने न हाथ बढ़ाया और न जगह से हिले, सकपकाए से खड़े रहे। रतन ने भी उनसे हाथ मिलाने की जरूरत न समझी। दूर ही से उनको नमस्कार करके रमा से बोली, नहीं, बैठूंगी नहीं, इस वक्त फुर्सत नहीं है, आपसे कुछ कहना था। यह कहते हुए वह रमा के साथ मोटर तक आई और आहिस्ता से बोली, आपने सर्राफ से कह तो दिया होगा? रमा ने निसंकोच होकर कहा, जी हां, बना रहा है। रतन, उस दिन मैंने कहा था अभी रुपए न दे सकूंगी, पर मैंने समझा शायद आपको कष्ट हो, इसलिए रुपए मंगवा लिए। 800 बताए थे। रमा चाहता तो इतने रुपए ले सकता था, पर रतन की सरलता और विश्वास ने उसके हाथ पकड़ लिए। ऐसी उदार, निष्कपट रमणी के साथ वह विश्वासघात न कर सका। वह व्यापारियों से 2-2, 4-4 आने लेते जरा भी न झिझकता था। वह जानता था कि वे सब भी ग्राहकों को उल्टे छुरे से मूंढते हैं। ऐसों के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए उसकी आत्मा को लेशमात्र भी संकोच न होता था। लेकिन इस देवी के साथ यह कपट व्यवहार करने के लिए किसी पुराने पापी की जरूरत थी। कुछ सकुचाता हुआ बोला, क्या जालपा ने कंगन के दाम 800 बतलाए थे? उसे शायद याद न रही होगी। उसके कंगन 600 के हैं। आप चाहें तो 800 का बनवा दूं? रतन, नहीं, मुझे तो वही पसंद है। आप 600 का ही बनवाइए। उसने मोटर पर से अपनी थैली उठाकर 100-100 रुपये के 6 नोट निकाले। रमा ने कहा, ऐसी जल्दी क्या थी? चीज तैयार हो जाती, तब हिसाब हो जाता। रतन, मेरे पास रुपये खर्च हो जाते, इसलिए मैंने सोचा आपके सिर पर लाद आऊं। मेरी आदत है कि जो काम करती हूं जल्द से जल्द कर डालती हूं। विलंब से मुझे उलझन होती है। यह कहकर वह मोटर पर बैठ गई। मोटर हवा हो गई। रमा संदूक में रुपये रखने के लिए अंदर चला गया तो दोनों वृद्धजनों में बातें होने लगीं। रमेश, देखा? दयानाथ, जी हां, आंखें खुली हुई थीं। अब मेरे घर में भी वही हवा आ रही है, ईश्वर ही बचावे। रमेश, बात तो ऐसी ही है, पर आजकल ऐसी ही औरतों का काम है। जरूरत पड़े तो कुछ मदद तो कर सकती हैं। बीमार पड़ जाओ तो डॉक्टर को तो बुला ला सकती हैं। यहां तो चाहे हम मर जाएं, तब भी क्या मजाल कि स्त्री घर से बाहर पांव निकाले। दयानाथ, हमसे तो भाई ये अंग्रेजियत नहीं देखी जाती। क्या करें? संतान की ममता है, नहीं तो यही जी चाहता है कि रमा से साफ कह दूं,
भैया अपना घर अलग लेकर रहो। आंख फटी, पीर गई। मुझे तो उन मर्दों पर क्रोध आता है जो स्त्रियों को यूं सिर चढ़ाते हैं। देख लेना, एक दिन यह औरत वकील साहब को दगा देगी। रमेश महाशय, इस बात में मैं तुमसे सहमत नहीं हूं। ये क्यों मान लेते हो कि जो औरत बाहर आती जाती है वह जरूर ही बिगड़ी हुई है? मगर रमा को मानती बहुत है। रुपये न जाने किस लिए दिए। दयानाथ, मुझे तो इसमें कुछ गोलमाल मालूम होता है। रमा कहीं उससे कोई चाल न चल रहा हो। इसी समय रमा भीतर से निकला आ रहा था। अंतिम वाक्य उसके कान में पड़ गया। भौहें चढ़ाकर बोला, जी हां, जरूर चाल चल रहा हूं। उसे धोखा देकर रुपये ऐंठ रहा हूं। यही तो मेरा पेशा है। दयानाथ ने झेंपते हुए कहा, तो इतना बिगड़ते क्यों हो? मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं कही। रमानाथ पक्का जालिया बना दिया। और क्या कहते? आपके दिल में ऐसा शुबहा क्यों आया? आपने मुझ में ऐसी कौन सी बात देखी जिससे आपको यह ख्याल पैदा हुआ? मैं जरा साफ सुथरे कपड़े पहनता हूं, जरा नई प्रथा के अनुसार चलता हूं। इसके सिवा आपने मुझ में कौन सी बुराई देखी? मैं जो कुछ खर्च करता हूं ईमान से कमाकर खर्च करता हूं। जिस दिन धोखे और फरेब की नौबत आएगी, जहर खाकर प्राण दे दूंगा। हां, यह बात है कि किसी को खर्च करने की तमीज होती है, किसी को नहीं होती। वह अपनी सुबुद्धि है। अगर इसे आप धोखेबाजी समझें तो आपको अख्तियार है। जब आपकी तरफ से मेरे विषय में ऐसे संशय होने लगे तो मेरे लिए यही अच्छा है कि मुंह में कालिख लगाकर कहीं निकल जाऊं। रमेश बाबू यहां मौजूद हैं। आप इनसे मेरे विषय में जो कुछ चाहें पूछ सकते हैं। ये मेरे खातिर झूठ न बोलेंगे। सत्य के रंग में रंगी हुई इन बातों ने दयानाथ को आश्वस्त कर दिया। बोले, जिस दिन मुझे मालूम हो जाएगा कि तुमने ये ढंग अख्तियार किया है, उसके पहले मैं मुंह में कालिख लगाकर निकल जाऊंगा। तुम्हारा बढ़ता हुआ खर्च देखकर मेरे मन में संदेह हुआ था। मैं इसे छिपाता नहीं हूं, लेकिन जब तुम कह रहे हो तुम्हारी नीयत साफ है तो मैं संतुष्ट हूं। मैं केवल इतना ही चाहता हूं कि मेरा लड़का चाहे गरीब रहे पर नीयत न बिगाड़े। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वह तुम्हें सतपथ पर रखे। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, यह किस्सा तो हो चुका। अब यह बताओ, उसने तुम्हें रुपये किस लिए दिए? मैं गिन रहा था, 6 नोट थे, शायद 100-100 के थे। रमानाथ ठग लाया हूं। रमेश, मुझसे शरारत करोगे तो मार बैठूंगा। अगर झट ही लाए हो तो भी मैं तुम्हारी पीठ ठोकूंगा। जीते रहो खूब झटो, लेकिन आबरू पर आंच ना आने पाए। किसी को कानों कान खबर ना हो, ईश्वर से तो मैं डरता नहीं। वह जो कुछ पूछेगा उसका जवाब मैं दे लूंगा, मगर आदमी से डरता हूं। सच बताओ, किस लिए रुपये दिए? कुछ दलाली मिलने वाली हो तो मुझे भी शरीक कर लेना। रमानाथ जड़ाऊ कंगन बनवाने को कह गई हैं। रमेश, तो चलो, मैं एक अच्छे सर्राफ से बनवा दूं। यह झंझट तुमने बुरा मोल ले लिया। औरत का स्वभाव जानते नहीं, किसी पर विश्वास तो इन्हें आता ही नहीं। तुम चाहे 2-4 रुपये अपने पास ही से खर्च कर दो, पर वह यही समझेंगी कि मुझे लूट लिया। नेकनामी तो शायद ही मिले, हां, बदनामी तैयार खड़ी है। रमानाथ, आप मूर्ख स्त्रियों की बातें कर रहे हैं। शिक्षित स्त्रियां ऐसी नहीं होती। जरा देर बाद रमा अंदर जाकर जालपा से बोला, अभी तुम्हारी सहेली रतन आई थी। जालपा, सच? तब तो बड़ा गड़बड़ हुआ होगा। यहां कुछ तैयारी तो थी ही नहीं। रमानाथ कुशल यही हुई कि कमरे में नहीं आई। कंगन के रुपये देने आई थीं। तुमने उनसे शायद 800 रुपये बताए थे। मैंने 600 ले लिए। जालपा ने झेंपते हुए कहा, मैंने तो दिल लगी की थी। जालपा ने इस तरह अपनी सफाई तो दे दी, लेकिन बहुत देर तक उसके मन में उथल पुथल होती रही। रमा ने अगर 800 रुपये ले लिए होते तो शायद उथल पुथल न होती। वह अपनी सफलता पर खुश होती, पर रमा के विवेक ने उसकी धर्म बुद्धि को जगा दिया था। वह पछता रही थी कि मैं व्यर्थ झूठ बोली। ये मुझे अपने मन में कितनी नीच समझ रहे होंगे। मित्रों, यही रतन भी समाप्त होता मुझे है कितनी मुंशी बेईमान प्रेमचंद समझ के रही होगी। कालजयी उपन्यास गबन के अध्याय 2 का अंश 5। रमानाथ की कठिनाइयां अब केवल आर्थिक नहीं रही, बल्कि मानसिक और नैतिक संघर्ष भी गहराने लगा है। एक और पत्नी की खुशियां हैं, दूसरी ओर अपनी सीमाएं। इन्हीं दो राहों के बीच खड़ा रमानाथ अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां लिया गया हर निर्णय उसके भविष्य को बदल सकता है। लेकिन कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ अभी आना बाकी है। अगले अंश में आप देखेंगे कि परिस्थितियां किस प्रकार
रमानाथ को ऐसे कदम उठाने पर विवश करती हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्या वह अपनी ईमानदारी बचा पाएगा या महत्वाकांक्षा उस पर भारी पड़ जाएगी? यह जानने के लिए अवश्य सुनिए अध्याय 2 अंश 6। यदि आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, कस्तूरी कहानियों को सब्सक्राइब करें और यदि आपके YouTube ऐप में हाइप का विकल्प उपलब्ध है तो हमें हाइप देकर हमारा उत्साह बढ़ाएं। कस्तूरी कहानियां जो छू जाएं दिल को। मिलते हैं गबन के अध्याय 2 के अंश 6 में। नमस्कार।